as we all know, white blood cells or are also known as leukocytes. Leukocytes. तो आप व्हाइट ब्लड सेल्स बोल लो या ल्यूकोसाइट्स बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी हम टेक्निकली बात करते हैं तो ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी कोई भी इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं, ओके, जैसे कि आपने पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आती हैं, ब्लड ब्लड सैंपल रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो सब आपके उसमें मोस्टली आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं लिखा होता है, ल्यूकोसाइट्स लिखा होता है उनमें। ओके, और फिर उसमें ही फर्दर क्लासिफिकेशन कर रखा होता है। वो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर डब्ल्यूबीसी पे। तो जब भी हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें ल्यूकोसाइट्स लिखा होता है एंड डब्ल्यूबीसी बहुत रेयरली कोई यूज करते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। सो लेकिन अगर आपको एक वैसे अगर आप पढ़ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो डब्ल्यूबीसी कॉमनली यूज होते हैं। उसके अलावा आरबीसीज हमने पढ़ लिया है, आरबीसीज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और डब्ल्यूबीसीज में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आपस में, वो एक बार जरूर देख लेते हैं। ओके, तो आरबीसी हमने देखा था छोटे होते हैं सेल साइज में। ओके, आरबीसी जो हैं वो सेल साइज में बहुत छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का साइज जो है बड़ा होता है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में शेप में भी डिफरेंस आता है। आरबीसी बाइकॉनकेव होते हैं, एक पर्टिकुलर शेप में रहते हैं, ये इरेगुलर शेप में होते हैं। डब्ल्यूबीसी के पास में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी के पास में नहीं होता। आरबीसी का कोई और टाइप नहीं है, डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स हैं, अराउंड 5 टाइप्स आते हैं। ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन सम टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो ग्रैन्यूल्स भी कुछ कुछ आरबीसी में और डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होते हैं। लाइफ स्पैन इज शॉर्टर, सो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन और छोटा है। ओके, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन और छोटा है इन कंपैरिजन टू रेड ब्लड सेल्स। तो ये बेसिक, बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस जो देखने को हमें मिलते हैं फंक्शनिंग में, सेल्स में, बेसिकली सेल मॉर्फोलॉजी में, वो दे रखे हैं यहाँ पर। ओके, so larger in size, irregular in shape, nucleated, many types, granules are present in some type of WBC and lifespan is shorter. So lifespan इसमें shorter होता है। So वो एक added advantage है। कैसे है वो हम आगे देखते हैं कि लाइफ स्पैन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। आफ्टर लाइफ स्पैन कम्स क्लासिफिकेशन। हाउ डू वी क्लासिफाई डब्ल्यूबीसी? ओके, तो कैसे उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं? सो बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। अभी मैंने आपको बताया कुछ डब्ल्यूबीसीज में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसी की बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जिसमें ग्रैन्यूल्स हैं और जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है। तो जिसमें ग्रैन्यूल्स हैं उसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, और जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है उसको हम बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। ओके, सो क्लासिफिकेशन दो तरीके, एक तरीके से ही हो रही है। अगर हम देखेंगे तो ग्रैनुल्स अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ग्रैनुलोसाइट, अगर ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे ए ग्रैनुलोसाइट। ओके, ए ग्रैनुलोसाइट। ओके, सो नाउ इनमें आगे फर्दर देखते हैं कि और कैसे क्लासिफाई हो सकता है। ठीक है, सो ग्रैनुलोसाइट्स, depending upon the staining property of granules, the granulocytes are also further classified. ओके, सो ग्रैनुलोसाइट्स तीन टाइप के हैं, न्यूट्रोफिल्स, eosinophils and basophils. Okay, so there are three types right now: neutrophils, eosinophils and basophils. तो granulocytes में ये तीन आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड eosinophils, ये तीनों इसमें आते हैं ग्रैनुलोसाइट्स के अंडर। ओके, देन कम्स योर ए ग्रैनुलोसाइट्स, जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। सो उसमें भी अगर हम देखें, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स।
तो 5 टाइप के आपके ल्यूकोसाइट्स हो गए। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, हाँ जी। इजिनोफिल्स, बेसोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ओके। अगर हम इनको फर्दर क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें, डब्ल्यूबीसीज को, तो दो टाइप होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में आपके तीन प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ओके। नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज इन डिटेल, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये आपके हर ईयर में आएगा घूम फिर के। ओके, हाँ जी। सर ये जो ग्रेन्युलोसाइट है इसको किस बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है? इसको हमने, जब हम सेल को देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, ओके, तो उसको पहले हम किसी एक पर्टिकुलर तरीके से स्टेन करते हैं। ओके, तो वो स्टेन बेसिक होता है या एसिडिक होता है, दोनों तरीके से हो सकता है। एक तरीके से हो सकता है एसिडोफिलिक, हो सकता है बेसोफिलिक, हो सकता है या बोथ हो सकता है। तो उसी के हिसाब से फिर इनको हम वो करते हैं, क्लासिफाई डिवाइड करते करते हैं। हैं, डिवाइड करते हैं। सो जब भी हम माइक्रोस्कोप ओके के अंदर इनको देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें इनको स्टेन करना पड़ता है, पहले एक स्टेन डालना होता है। उसके थ्रू फिर हमें कलरिंग, अलग अलग कलरिंग दिखती है, पिंक होती है, रेड होती है, ब्लू होती है, वायलेट होती है। सो वो अलग अलग कलरिंग होती है स्टेन्स के हिसाब से। तो हर सेल, हर तरीके का सेल अपना अलग अलग स्टेन से रिएक्ट करता है। ओके, कुछ बेसिक से करते हैं, कुछ एसिडिक से करते हैं। तो इस केस में उसी के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। जैसे न्यूट्रोफिल्स है वो दोनों से करते हैं, इजोनोफिल्स सिर्फ एसिडिक स्टेन से करते हैं, और बेसोफिल्स बेसिक स्टेन से। ओके। ओके सर। सो इनको हम आगे देखेंगे। मैं इम्पोर्टेंस इसलिए बताना चाहता हूँ अभी डब्ल्यूबीसीज का, क्योंकि आप जब भी आगे इनको पढ़ोगे, ये आपके आगे फिजियोलॉजी में भी आएंगे, आपके सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर अगर आप मिस कर जाते हो इनको, तो वहां पर आपको दिक्कत होगी। थर्ड, आपके मेडिसिन में भी आएंगे, क्योंकि मेडिसिन जब आप पढ़ोगे, तो जितनी डिसीजेज होती हैं उनमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज इन्हीं सेल्स के थ्रू होते हैं। ओके। सो अगर यहाँ पर कुछ मिस आउट हो गया गलती से, तो वो आपको आगे जाके दिक्कत देगी। इसीलिए अभी अगर किसी को कुछ समझ ना आए, तो वो हाथ की हाथ पूछ लेना। और ये इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंस आपको बता चुका हूँ। डिजीजेस में ये सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलते हैं। डब्ल्यूबीसी का काम हम पहले देख चुके हैं, फंक्शन क्या होता है। इम्यूनिटी लेवल्स में हेल्प करता है, पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट में हेल्प करते हैं। सो डिजीजेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके। सो इनको देखना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इंजरी में भी, डिजीजेस को छोड़ दें, अगर हम इंजरी अगर किसी को होती है, तो उसमें भी बहुत। न्यूट्रोफिल्स, so neutrophils, which are also known as polymorphs, have fine or small granules in the cytoplasm. इसमें छोटे छोटे granules present होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। granules take acidic and basic stains, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके। तो न्यूक्लियस इज मल्टीलोब, मल्टीलोब। इसको हम अभी फिगर में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। The number of lobes in the nucleus depends on the age of cell. In younger cells, the nucleus is not lobed. In older neutrophils, the nucleus has 2 to 5 lobes. So पहले एक बार हम इसका डायग्राम देख ही लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे डिस्कस करें। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, आप अगर न्यूट्रोफिल को देखोगे, तो इस डायग्राम में अगर आप क्लियरली देखते हो, तो दो तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ओके। एक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कभी भी ऐसे नहीं होता है। नॉर्मल अगर आप सेल्स में देखते हैं, नॉर्मली अगर हम देखते हैं, तो न्यूक्लियस एक राउंड शेप में होता है, सिंगल होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तो राउंड शेप में होता है सेल के अंदर। जैसे हमने पहले भी देखे थे सेल्स, सेल की प्रॉपर्टीज में देखे थे, तो न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड होता है। न्यूट्रोफिल में भी होता है वैसे ही, लेकिन वो यंगर न्यूट्रोफिल्स में होता है। ओके।
जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होने लगता है या फिर लोब्स बनाने लगता है। लोब्स का मतलब है वो आपस में इंटरकनेक्टेड तो रहते हैं लेकिन बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है सर्कल में, फिर वो दूसरे से अटैच तो है, फिर दूसरे में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एक जगह पे, फिर अटैचमेंट है, फिर तीसरा लोब है। सो लोब्स में है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है लेकिन लोब्स डिवाइड हो गए हैं उसमें। ओके, सो 2 से 5 तक लोब्स इसमें देखने को मिल सकते हैं हमें इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। The diameter of the cell is 10 to 12 micrometer. The neutrophils are amoeboid in nature. The neutrophils are amoeboid in nature. So इसको भी हम देखते हैं आगे। Now lifespan is also given. So 2 to 5 days. 2 to 5 days का इनका लाइफ स्पैन होता है। ओके, सो 2 से 5 दिन बाद, 2 से 5 दिन तक ही इनका लाइफ स्पैन होता है। इनका जो हम देखेंगे अभी ल्यूकोपोइसिस में पूरा कि कैसे ये बने, और फिर बनने के बाद में ये 2 से 5 दिन तक सरवाइव करते हैं, और उसके बाद में इनका लाइफ साइकिल कैसे एंड होता है वो भी हम देखेंगे। ओके, नाउ कम्स eosinophils. Eosinophils have coarse, larger granules in the cytoplasm, which stain pink or red with eosin, and nucleus is bilobed and spectacle shaped. Diameter is slightly greater than neutrophils. So यहाँ पर हम अगर क्लासिफिकेशन में देखें तो यूजिनोफिल्स में एक जो खास बात है, अगर हम न्यूट्रोफिल से कंपेयर करें, ग्रैन्यूल्स लार्ज हैं। कंपेयर करने पे आपको देख सकते हैं साइटोप्लाज्म में जो ग्रैन्यूल्स हैं वो लार्ज हैं, साइज में बहुत बड़े हैं न्यूट्रोफिल से। और अगर हम न्यूक्लियस को भी देखें तो न्यूक्लियस क्लियरली 2 लोब्स में डिवाइड हो रखा है। न्यूक्लियस क्लियरली 2 लोब्स में डिवाइड हो रखा है। ओके, और ये जो सेल है ये आपके न्यूट्रोफिल से भी थोड़ा बड़ा हुआ है, बड़ा है शेप में। सिमिलरली अगर हम बेसोफिल में देखें तो बेसोफिल बेसिक स्टेन से होता है, और इसमें आपको जो ग्रैनुल्स देखने को मिलते हैं वो भी शेप में अराउंड सिमिलर होते हैं एजिनोफिल के, लेकिन ये बेसिक स्टेन से होते हैं तो इनका जो हमें माइक्रोस्कोप पे कलरिंग दिखता है वो ब्लू दिखता है। ओके, ब्लू स्टेन्स दिखते हैं। न्यूक्लियस इज अगेन बायलोब। तो सिमिलैरिटीज बहुत हैं यूजिनोफिल्स एंड बेसोफिल में, बस एक जो इसमें डिफरेंस आता है वो आता है स्टेनिंग का। यूजिनोफिल्स जो है एसिडिक स्टेन से होते हैं और बेसोफिल बेसिक स्टेन से दिखते हैं हमें माइक्रोस्कोप के अंदर। ओके, सो इसमें ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं इन दोनों में, यूजिनोफिल्स एंड बेसोफिल में। नाउ कम्स मोनोसाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें समझ में आता है। सो मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स with diameter of 14 to 18 micrometer. The cytoplasm is clear without granules. तो इसमें granules नहीं होते इसीलिए हम इनको agranulocytes भी बोलते हैं। The nucleus is round, oval and horseshoe shaped. इसको भी हम देखते हैं। Bean shaped और kidney shaped. Nucleus is either placed in the center of the cell or pushed to the one side, and large amount of cytoplasm is seen. So monocytes. नाउ मोनोसाइट्स में एक चीज जो ध्यान देने वाली है, बहुत ही ध्यान से इसको अगर हम देखें तो इसमें अगर आपको अगर क्लियरली डिस्टिंग्विश करना है मोनोसाइट्स में, न्यूट्रोफिल्स में या लिम्फोसाइट्स में, तो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी होती है। एक, इसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं है। ओके, इसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, जो इसका न्यूक्लियस शेप है, जो न्यूक्लियस शेप है आइदर वो किडनी की तरह दिखता है या फिर आप बहुत सारे अलग अलग शेप के नाम लिख सकते हैं, होर्स शू या फिर किडनी बीन्स, ये सब इनकी तरह दिखता है। ओके, तो इसकी शेप जो है वो बहुत ही पर्टिकुलर होती है, और जो इसमें साइटोप्लाज्म है वो क्लियरली विजिबल होता है। इसका मतलब यही है आइदर न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा इसमें मात्रा में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
और न्यूक्लियस अगर सेंटर में भी होता है तो उतना ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसके बाद में आते हैं आपके लिम्फोसाइट। और इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, मोनोसाइट्स ये सबसे बड़े ल्यूकोसाइट्स हैं। ओके, रीजन आपको जब हम देखेंगे आगे, तो इसमें एक चीज जो आपको ध्यान देने वाली है मोनोसाइट्स में, ये आपके फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। फैगोसाइटोसिस हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत देख चुके हैं कैसे होता है, प्रोसीजर पूरा हम आगे देखेंगे। लेकिन मोनोसाइट्स ही आपके फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। तो इमेजिन अगर किसी एक सेल को दूसरे सेल को एनगल्फ करना है तो उसको साइज में बड़ा होना पड़ेगा। तो इसका साइज का रीजन एक वो भी है। ओके, तो साइज का एक रीजन वो भी है इसमें। तो अगर इसको अगर काम करना है आगे जाके, मैक्रोफेजेस में ट्रांसफर होना है, या फिर आप कह सकते कन्वर्ट होना है, और उसके बाद में फेगोसाइटोसिस करना है, तो इसको सेल साइज बड़ा रखना पड़ेगा अपना, इसकी डिमांड है। ओके, देन कम्स लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, सो लाइक मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट में भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ओके, लिम्फोसाइट्स में भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं वो न्यूक्लियस में आते हैं। न्यूक्लियस में कैसे चेंजेस आते हैं? लिम्फोसाइट्स ऑल्सो डू नॉट हैव ग्रैन्यूल्स, हमें पता है। न्यूक्लियस इज ओवल, बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड। अगेन न्यूक्लियस जो है मोनोसाइट्स के जैसा ही होता है, किडनी शेप या फिर बीन शेप। न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज द होल ऑफ साइटोप्लाज्म, और रिम ऑफ साइटोप्लाज्म मे और मे नॉट बी सीन। सो इसकी एक खास बात जो है, जो इसकी एक लिम्फोसाइट्स की खास बात जो होती है, न्यूक्लियस जो है पूरे साइटोप्लाज्म को कवर करने की क्षमता रखता है। ओके, तो न्यूक्लियस इसमें बहुत बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म जो है बहुत कम रेशियो में होता है। ओके, तो न्यूक्लियस कई बार ऐसा होता है कि हमें साइटोप्लाज्म अच्छे से दिखता ही नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस दिखता है जब हम माइक्रोस्कोप्स में देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज वो किस स्टेज में है। सो लिम्फोसाइट्स में न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। दूसरी चीज जो इसमें है, इसका सेल साइज अगर आप मोनोसाइट से कंपेयर करेंगे तो कम होता है, छोटा होता है, काफी छोटा होता है। ओके, सो दोनों में अगर डिफरेंसेस हम देखेंगे, सेल साइज कम है लिम्फोसाइट्स का, न्यूक्लियस जो है वो पूरे साइटोप्लाज्म को कवर कर लेता है। ये दो डिफरेंसेस हैं, बाकी ये मोस्टली सिमिलर ही है। ग्रैनुल्स दोनों में नहीं है, न्यूक्लियस दोनों का बीन शेप्ड हो सकता है या फिर किडनी शेप्ड हो सकता है। ओके, नाउ फर्दर गोइंग इनटू लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के और टाइप्स होते हैं। ओके, तो उनको हम एक बार जरूर देख लेते हैं। So depending upon the size, lymphocytes are divided into two groups, large और small. तो साइज के अगर हम हिसाब से इनको डिवाइड करते हैं तो ये दो टाइप में हो सकते हैं, लार्ज और स्मॉल। लेकिन जो सबसे कॉमन जो इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन क्या है उसके हिसाब से हम इनको डिवाइड करते हैं। स्मॉल एंड लार्ज इज फाइन इनफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन इसमें लिम्फोसाइट्स में होती है वो होती है फंक्शन के हिसाब से। तो दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा, आपके जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड्स में ये पढ़ाया जाता है, तो ये ऑलरेडी आपको पता भी होगा। लेकिन ये अब बहुत डिटेल में होने वाला है आगे, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे। टी लिम्फोसाइट्स, बीटा लिम्फोसाइट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो टी लिम्फोसाइट्स एंड बीटा लिम्फोसाइट्स, और बी लिम्फोसाइट्स और बीटा, आई थिंक दीज आर कॉल्ड बीटा लिम्फोसाइट्स, यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स दे रखा है। सो हमारे जो इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की होती है, एक सेलुलर और एक ह्यूमरल। सो सेलुलर इम्यूनिटी में आपके टी सेल्स काम करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी में आपके बीटा सेल्स जो है वो काम करते हैं। सो प्लीज रिमेम्बर, इसको हम आगे फर्दर जब डिस्कस करेंगे तो, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना जरूरी पता होना चाहिए, टी लिम्फोसाइट्स आपके सेलुलर इम्यूनिटी में काम करते हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स आपके ह्यूमरल इम्यूनिटी में काम करते हैं। टी फॉर सेलुलर, बीटा फॉर ह्यूमरल। ओके, दो टाइप की इम्यूनिटी दे रखी है, सेलुलर एंड ह्यूमरल। सो दोनों में अलग अलग सेल्स काम करते हैं। सो
आप इम्यूनिटी में काम कर रहे हैं तो आपको फंक्शंस तो पता लग ही गए हैं लिम्फोसाइट्स के कि वो हमारे इम्यून सिस्टम के एक पार्ट हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। ओके, सो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को है तो वो पूछ सकते हैं। नाउ दिस टेबल इज इम्पोर्टेंट। तो इस टेबल में हम जो दो चीजें ध्यान दे सकते हैं, एक लाइफ स्पैन है, ओके, और लाइफ स्पैन से ही बहुत सारी चीजें हमें और देखने को भी मिल सकती हैं। सो न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। सो अगर हम ग्रैनुलोसाइट्स की बात करते हैं, जितने भी ग्रैनुल्स वाले सेल्स थे तीनों, उनका लाइफ स्पैन थोड़ा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। सो जो ए ग्रैनुलोसाइट्स थे उनका लाइफ स्पैन छोटा है, अगर हम लाइफ स्पैन को क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं तो। सो आप इसमें गौर कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स 2 to 5, इजोनोफिल्स 7 to 12 एंड 12 to 15 बेसोफिल्स। मोनोसाइट्स 2 to 5 एंड लिम्फोसाइट्स आर हाफ और 1 day, ओके, अराउंड 12 to 24 hours। नाउ यहाँ पर एक चीज जो और ध्यान देने वाली है, अगर आप और इसको अच्छे से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम सिर्फ ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें, जो ये तीनों को करता है, न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स को हम ग्रैनुलोसाइट्स भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे ग्रैनुल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनका लाइफ स्पैन भी बढ़ गया। ओके, जैसे जैसे ग्रैनुल्स बढ़े वैसे वैसे लाइफ स्पैन भी बढ़ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी देखेंगे, मोनोसाइट्स का साइज बड़ा था, लिम्फोसाइट्स का साइज छोटा था, उसके हिसाब से भी लाइफ स्पैन में चेंजेस हुए हैं। ओके, नाउ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट कैसे है, आपको इसको याद रखना है नहीं रखना, वो भी हम देख लेते हैं। सो एक चीज जो आपको याद रखने वाली है वो है इनका, आई गेस, सो आपको इसको इंडिविजुअली याद रखने की अभी नीड नहीं है। ओके, बस आपको ये पता होना चाहिए सब में डिफरेंसेस क्या है, आपस में इनमें अलग अलग क्या है, न्यूट्रोफिल्स में क्या अलग है, इजोनोफिल्स में क्या अलग है, बेसोफिल्स कैसे अलग हैं बाकी ग्रैनुलोसाइट से। तो वो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए, जो अभी इस लेवल पे आपको पता होना चाहिए, वो ये है, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। सो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे चल के जब आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें ये आपको पता होगा, तभी आप उसको नॉर्मल और अबनॉर्मल क्लासिफाई कर पाएंगे। ओके, सो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट इज 4,000 to 11,000। ओके, सो आपका जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो 4,000 to 11,000 होता है। अगर इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, सेल काउंट में अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स में आए थे, अगर वो कम होते हैं तो हम उनको एनीमिया बोलते थे, अगर ज्यादा होते थे तो हम उसको क्या बोलते थे? पोलिमेनिया। नहीं, हीमेनिया कुछ वर्ड नहीं है, पॉलीसाइथीमिया। हाइपोकैल्सिमिया। पॉलीसाइथीमिया। अगर रेड ब्लड सेल्स कम होते थे तो उसको हम बोलते थे अनीमिया, एंड अगर वो ज्यादा हो जाते थे तो उसको बोलते थे पॉलीसाइथीमिया। ओके, नाउ वैसे ही डब्ल्यूबीसीज में भी होता है। ओके, वैसे ही डब्ल्यूबीसीज में भी होता है। अगर देयर इज इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट, अगर हमारे डब्ल्यूबीसीज बढ़ जाते हैं, अगर उनका जो रेंज है 4,000 to 11,000 वो उससे बढ़ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लीकोसाइटोसिस। लीकोसाइटोसिस, तो लीकोसाइटोसिस इज द इंक्रीज इन टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। ये कब होता है, कैसे होता है, उसको हम अभी नहीं देखेंगे, लेकिन आपको टर्म पता होना चाहिए, उसका मतलब क्या है वो पता होना चाहिए अभी एटलीस्ट, क्योंकि हम इसके जो पैथोलॉजिकल वेरिएशंस हैं उनको हम टॉपिक के एंड में करने वाले हैं, ताकि हम सबको एक साथ कर सकें इजीली। ओके, देन कम्स लीकोपीनिया। लीकोपीनिया, ओके, so leukopenia is the decrease in total WBC count। सो अगर टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट जो हमारा है वो डिक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूको
लीकोपीनिया। ओके, सो इन दो वर्ड्स में किसी को कुछ कंफ्यूजन है, या फिर अभी तक जो हमने देखा है उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, ना एक और टर्म जो आपको यहाँ पे जानना जरूरी है या फिर आपको याद रखना जरूरी है, वो है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया हो सकता है आप लोगों ने पहले सुना ब्लड भी। कैंसर। हाँ जी। सो उसको अगर हम देखते हैं तो ल्यूकीमिया इज द कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय abnormal and uncontrolled increase in leukocyte count more than 10 lakh। सो अगर हमारा ल्यूकोसाइट काउंट कितना है नॉर्मली 11,000 मैक्सिमम। ओके, अगर ये ज्यादा बढ़ भी गया तो हो जाएगा 12,000 13,000, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है मोस्टली। पैथोलॉजिकल डिजीजेस में बढ़ता है लेकिन तब भी वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। ओके, 1,000 की रेंज में ही रहता है, मतलब लैक्स में नहीं जाता। लेकिन ल्यूकेमिया में ये अराउंड कितना हो गया है 10 लाख। ओके, 10 लाख। तो जो 10,000 था वो 10 लाख हो गया। सो इसमें जब चेंजेस होते हैं, सो ये अनकंट्रोल्ड है, मतलब इस पे बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा नॉर्मल है, ऑब्वियसली नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा आगे जा चुका है ये, और इसी को हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ओके, सो ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकेमिया में क्या होता है, एक अलग बात है वो, लेकिन टर्म का मतलब क्या होता है वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। सो देर आर थ्री टर्म्स जो हम वेरिएशन इन वाइट ब्लड सेल काउंट में अगर हम देखते हैं, सो उसमें पहला है ल्यूकोसाइटोसिस, जो कि है इंक्रीज इन टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। सो अगर इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो एक लिमिटेशन में है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया एकदम से। ल्यूकोसाइटोसिस में आपके इंक्रीज होता है डब्ल्यूबीसी काउंट, लेकिन इतना नहीं होता है कि वो ल्यूकेमिया स्टेज में जाए। ओके, देन ल्यूकोपेनिया इज द डिक्रीज इन टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। सो ल्यूकेमिया इज द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकेमिया इज द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस, लेकिन ल्यूकेमिया एक बहुत ही सिवियर कंडीशन है और ट्रीटमेंट इज वेरी मच कंडीशन। सो यहाँ पर एक और चीज जो दे रखी है वो आपको याद रखने वाली है। सो अभी तक जो बात करी है वो डब्ल्यूबीसी की बात करी इन टोटल। ओके, अभी तक हमने जो बात करी वो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट की थी, उसमें पांचों टाइप आपके आते थे, न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। मोनोसाइट्स। ओके, सो ये पांचों ही आते थे। सो इन पांचों को जब हम टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट में देखते हैं किसका कितना रेशियो है, तो न्यूट्रोफिल्स उसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उसके बाद में लिम्फोसाइट्स, एंड देन इजोनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट्स अलग अलग रेशियो में, लेकिन कम ही होते हैं इनका रेशियो। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी में, उसके बाद में आपके होते हैं लिम्फोसाइट्स और सबसे कम होते हैं बेसोफिल्स। ओके, ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको ये पूरी रेंज याद हो, याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि कौन से सेल्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी में। ओके, अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी में तो सबसे ज्यादा कौन से होते हैं न्यूट्रोफिल्स, ये आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आपको नंबर याद होने चाहिए कि कितने उसमें रेंज में होते हैं, नहीं, जो आपको रेंज याद होनी चाहिए वो से एक रेंज है, वो है 4,000 to 11,000, ये नॉर्मल रेंज है। ओके, so we will further discuss WBCs in our next class। so next class में हम क्या क्या देखने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। pathological variations we will not be discussing। so properties of white blood cells ये हम देखेंगे। इसमें हमने थोड़ा बहुत आपको मैंने पिछली क्लास में आइडिया भी दिया था, डायपीडिसिस, कीमोटैक्सिस,
एंड माइग्रेशन और वो सब हमने देखा था कि व्हाइट ब्लड सेल्स फंक्शन कैसे करते हैं। ओके, उसके बाद में हम जो अलग अलग सेल्स हैं उनके फंक्शंस देखेंगे, कौन कौन से सेल्स से क्या क्या रिलीज होता है उसको हम बहुत ब्रीफली देखेंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ल्यूकोपोइसिस। तो ल्यूकोपोइसिस सेल्स बनते ही कैसे हैं ये, लिम्फोसाइट्स कैसे बने, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। तो नेक्स्ट क्लास में होपफुली आपका ये खत्म हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स। ओके सर। ओके, ओके सर। ना अगर किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम